साथियों नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग बच्चों में सृजनात्मकता टॉपिक के विषय में जो भी प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि आखिर सृजनात्मकता है क्या, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, सृजनात्मकता के तत्व क्या हैं, सृजनात्मकता का मापन किस प्रकार किया जाता है और बच्चों में सृजनात्मकता विकास करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों में सृजनात्मकता का गुण डेवलप करे, विकास करे, बच्चे सृजनात्मक हों। आइए सबसे पहले जानें आज का जो पहला प्रश्न है वो सृजनात्मकता से रिलेटेड है कि वह योग्यता जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करने तथा कार्य करने को प्रेरित करता है, निम्न में से क्या कहलाता है? अवधारणा, मानसिक विकास, सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर होगा कि सृजनात्मकता। अब है कि सृजनात्मकता है क्या, तो उसी की एक तरह से कहिए परिभाषा है कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का, किसी प्रॉब्लम का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से, नए ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करने, सोचने, तर्क वितर्क करने तथा कार्य करने को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है ना। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवीन विचारों, पद्धतियों या विधियों, कलाओं या सिद्धांतों इत्यादि का निर्माण निम्न में से क्या कहलाता है? जिनकी अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों जैसे दर्शन, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, राजनीति इत्यादि में हो सकती है, वो क्या कहलाता है? सृजनात्मकता या रचनात्मकता या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये दोनों कहलाता है। सृजनात्मकता और रचनात्मकता दोनों समानार्थी शब्द हैं, यानी कि सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। अब आइए कि नवीन विचारों, पद्धतियों, विधियों, कलाओं, सिद्धांतों इत्यादि का निर्माण क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है, रचनात्मकता कहलाता है। और इसको जरा सा हम लोग थोड़ा सा और अलग से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सृजनात्मकता एक योग्यता है, एक क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, सोचने विचारने की क्षमता है, मस्तिष्क का अधिक से अधिक उपयोग करने की क्षमता है। सभी प्राणियों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। अब है किसी में ज्यादा, किसी में कम, लेकिन अगर हम एक शिक्षक, बच्चे के अभिभावक अगर प्रयास करें, उसके अनुकूल वातावरण दें, क्या क्या देना है, इन सब सारी चीजों की जानकारी आगे के प्रश्नों के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगर उसके लिए हर फेवरेबल कंडीशन को अगर हम मुहैया कराते हैं तो बच्चों में सृजनात्मकता का गुण आएगा, बच्चे सृजनकर्ता के रूप में होंगे। आखिर ये सृजनात्मकता जो है ये
सृजन शब्द से बना है और सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, खोज करना या खोज करना। कहने का मतलब है कि समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। और कैसे होता है? तो उसके लिए नवीन विचारों की आवश्यकता होती है, नए पद्धतियों या विधियों की आवश्यकता होती है, कलाओं और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, और तब वो सृजन कर पाता है, निर्माण कर पाता है, अपनी समस्या का समाधान कर पाता है। अब है कि सृजनात्मकता का क्षेत्र क्या क्या है? सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं है, हर एक क्षेत्र में सृजनात्मकता का गुण, लोग सृजनात्मक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, चाहे वो दर्शन का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, और इसके अलावे भी कोई क्षेत्र है, तो सारे क्षेत्रों में सृजनात्मकता का गुण देखने को मिलता है। दर्शन में जो भी दर्शन शास्त्री हैं, सृजनात्मकता के चलते उन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। आर्ट के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक हैं, जो दिन रात खोज करने में लगे रहते हैं, वो कहीं न कहीं सृजनात्मक हैं, खोज करता हैं, इसलिए वो अपनी समस्या को समाधान करने में सफल हो पाते हैं। इंजीनियरिंग की बात हो, प्रौद्योगिकी की बात हो, साहित्य की बात हो, तो साहित्य में कविता की रचना, कहानी की रचना कैसे होता है? सृजनात्मक गुण के कारण होता है। राजनीति में ही अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, राजनेताओं के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा और अपने वक्तव्य शैली से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये सृजनात्मकता का गुण है। और इस तरह से, और इसका एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, अगर कोई बच्चा रद्दी कागज है, रद्दी ग्लास है, और उसको मिला करके वह क्या बना लेता है? गुलदस्ता बना लेता है, तो वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा। बच्चे फटे पुराने कपड़े से गुड़िया बना लेता है, डोरमेट बना लेता है, पैर पोंछना, वो क्या हो गया? सृजनात्मकता का उदाहरण होगा। बच्चे चित्रकारी करते हैं, एक से एक फिगर बना डालते हैं। कोई लकड़ी पटरा वाला जो होता है, उससे कोई बैट बना लिया, तो सृजनात्मकता का गुण हो गया। खिलौना बना लेता है, वो सृजनात्मकता का गुण हो गया। अब आइए इससे संबंधित जो और प्रश्न है उस पर हम लोग बात करते हैं कि सृजनात्मकता के विषय में किसने कहा कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है? स्टेगनर एवं काबोस्की, ड्रेभल, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो ये स्टेगनर एवं काबोस्की ने कहा कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति का वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं के विचारों का उत्पादन करता है और जो अनिवार्य रूप से नए हों, जिन्हें वह पहले से ना जानता हो। ये किनका विचार है? ड्रेभल, स्किनर, गिलफोर्ड, स्टेन। तो ये ड्रेभल महोदय के अनुसार, और उन्होंने सृजनात्मकता को इस प्रकार से परिभाषित किया। ये जो इस तरह का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता के विषय में क्या कहा
क्या परिभाषा दिया और किस प्रकार से परिभाषित किया। आगे है कि निम्न में से किनके अनुसार सृजनात्मकता चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियां करता है और नए निष्कर्ष निकालता है, नया कंक्लूजन पर पहुंचता है। स्किनर महोदय ने कहा, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड महोदय या फिर स्टेन, है ना। तो स्किनर महोदय ने कहा कि सृजनात्मकता चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियां करता है और नए निष्कर्ष को निकालता है। आगे है कि किनके अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, स्टेन, बैरन। तो सही जवाब होगा क्रो एंड क्रो और ये प्रश्न भी आई है, नोट कर लेंगे कि और क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि मानसिक प्रक्रिया है। आगे हम लोग देखेंगे कि सृजनात्मकता का जो परीक्षण करना है वो भी बहुत कठिन है क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ती है। किनके अनुसार कि सृजनात्मकता बालकों में प्रायः सामान्य गुण होते हैं। कैसा गुण होता है? सामान्य गुण होते हैं। उनमें ना केवल मौलिकता का गुण होता है वरन उनमें लचीलापन, प्रवाहमयता, प्रेरणा एवं संयमता की योग्यता पाई जाती है। ऐसा किसने कहा? गिलफोर्ड, स्टेन, बैरन, क्रो एंड क्रो। तो सही जवाब होगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड महोदय ने सृजनात्मकता के विषय में कहा कि सृजनात्मकता बालकों में प्रायः सामान्य गुण होते हैं। उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है बल्कि उनमें लचीलापन, प्रवाहमयता, प्रेरणा एवं संयमता की योग्यता भी पाई जाती है। किनके अनुसार, अगला प्रश्न है कि किनके अनुसार सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी एवं संतोषजनक रूप में स्वीकार किया जाए। स्टेन महोदय ने कहा, बैरन ने कहा, गिलफोर्ड ने कहा या फिर स्किनर ने कहा। तो ये स्टेन महोदय ने कहा कि सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो, नया हो और किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी हो एवं संतोषजनक रूप में स्वीकार किया जाए। आगे है कि किनके अनुसार सृजनात्मकता बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं तत्वों को संयुक्त करके, जोड़ करके, मिला करके नवीन रचना करता है। ये किसने कहा? बैरन, स्टेन, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो। तो ये बैरन महोदय ने कहा। और इस तरह का उदाहरण अभी दिए भी थे कि विद्यमान वस्तुओं पहले से, अगर रद्दी टुकड़ा कागज का है, ग्लास है, तो उस ग्लास में कागज के टुकड़े से बच्चे क्या बना देते हैं? गुलदस्ता बना देते हैं। रद्दी कपड़ा है, पुराना फटा पुराना कपड़ा है, उससे गुड़िया बना लेता है, उससे डोरमेट बना लेता है। तो ये क्या कहलाया? सृजनात्मकता कहलाया। और ऐसा ही परिभाषा किसने दिया? बैरन महोदय ने। आगे है
कि सृजनात्मकता की प्रकृति निम्न में से कौन सा है? सृजनात्मकता की प्रकृति सर्वव्यापकता और नवीनता, प्रक्रिया और फल, अनुपम और मौलिकता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां पर आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सृजनात्मकता का प्रकृति क्या क्या है? सर्वव्यापकता। सृजनात्मकता सभी जगह व्याप्त होता है। नवीनता उसमें नयापन लिए हुए होता है। प्रक्रिया और फल, सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है और उसका फल भी मिलता है। समस्या का हल भी होता है, और जब कोई समस्या का हल जो हुआ तो वही हमारे लिए क्या होता है? फल होता है। और अनुपम होता है। सृजनात्मकता अनूठा होता है, बिल्कुल नया लिए हुए होता है, अगर नया सोच होता है, नया चिंतन का परिणाम होता है, मौलिकता होता है उसमें। लचीलापन, लचीलापन का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हम कोई समस्या का समाधान करने के लिए गए, कोई नया चीज का सृजन करने गए, निर्माण करने गए, एक तरह से कार्य किए, एक मेथड से काम किए, एक तरह से सोचे, अगर काम नहीं हुआ, उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो फिर दूसरे तरीके से करेंगे। यानी कि वहां पे लचीलापन भी होता है। तो यहां पर जवाब होगा उपरोक्त सभी। अब देखिए इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग इस चीज की भी जानकारी हो गई कि सृजनात्मकता का प्रकृति क्या क्या होता है। सृजनात्मकता का प्रकृति क्या क्या होता है? तो प्रकृति इसका सर्वव्यापकता, नवीनता, प्रक्रिया और फल, अनुपम और मौलिकता और लचीलापन है। आगे है कि सृजनात्मकता में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल रहते हैं? अभी हम लोग सृजनात्मकता का प्रकृति को देख रहे थे, अब है सृजनात्मकता के तत्व। तो सृजनात्मकता के तत्व है नवीनता, उपयुक्तता या फिर रूपांतरण, सर्वेक्षण, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो यहां आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सृजनात्मकता के जो तत्व हैं वो नवीनता है, नया सोचिए, अनूठा, उपयुक्तता, जो उपयुक्त हो, जो समाज स्वीकृत करे, जो उपयोगी हो, रूपांतरण, चेंजिंग, परिवर्तन, सर्वेक्षण। तो ये सब जो है वो क्या है? सृजनात्मकता के तत्व हैं। आगे है कि समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रारंभिक प्रयास को किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने आयोजन की अवस्था कहा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी आई है ना। कोई भी हम समस्या का समाधान करने गए सृजनात्मकता के अंतर्गत, तो समस्या के समाधान के लिए किए गए पहला प्रयास, प्रारंभिक प्रयास को किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने आयोजन की अवस्था कहा है? यानी हम समस्या का समाधान करने गए, पहला प्रयास हमने जो किया समाधान के लिए, समाधान हुआ या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन हमने जो पहला प्रयास किया समाधान करने के लिए, वो कहलाता है आयोजन की अवस्था। और आयोजन की अवस्था जो नाम दिया वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? गिलफोर्ड, स्टेन, बैरन, स्टेगनर। तो ये गिलफोर्ड महोदय ने कहा आयोजन की अवस्था, कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास को
आयोजन कहा गया, आयोजन की अवस्था कहा गया। और किसने कहा? तो गिलफोर्ड महोदय ने कहा। व्यक्ति के समस्या समाधान के लिए, व्यक्ति के समस्या समाधान के क्रम में उदास एवं निष्क्रिय होकर किसी अन्य खेलों या कार्य में लगने की क्रिया को किसने उद्भवन की अवस्था कहा है? स्टेन, गिलफोर्ड, बैरन, स्किनर। तो ये भी किसने कहा? गिलफोर्ड महोदय ने कहा। अब देखिए, अभी हमने क्या कहा इससे पूर्व के प्रश्न में कि समस्या समाधान का जो पहला प्रयास है, उस पहले प्रयास को आयोजन की अवस्था किसने कहा? गिलफोर्ड महोदय ने कहा। लेकिन जब हमने प्रयास किया और वो प्रयास विफल हो गया, हमें सफलता नहीं मिली समस्या का समाधान करने में, तो उस क्रम में क्या होता है कि व्यक्ति या बच्चा उदास हो जाता है, निष्क्रिय होकर के बच्चे अन्य खेलों या कार्य में लग जाते हैं और उसे अन्य खेलों या कार्यों में लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उद्भवन कहा जाता है, उद्भवन की अवस्था कहा जाता है। और यह भी किसने कहा? तो गिलफोर्ड महोदय ने ही कहा। बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है सृजनात्मकता के से रिलेटेड। किस अवस्था में प्राणी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर या तो चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं या फिर किसी दूसरे कार्यों में मगन हो जाता है? अभी हम लोग इसको देखे थे। क्या कहते हैं उसको? उद्भवन की अवस्था, आयोजन की अवस्था, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं तो उद्भवन की अवस्था कहते हैं, जो कि इसका दूसरा अवस्था है। पहला अवस्था है आयोजन, दूसरा अवस्था है उद्भवन। आगे देखिए, तीसरा चौथा भी देखेंगे इससे रिलेटेड। समस्या समाधान के क्रम में व्यक्ति के द्वारा समस्या के संभावित, गलत प्रिंट हो गया, संभावित परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को गिलफोर्ड ने क्या कहा? प्रदीप्ति या प्रबोधन की अवस्था। तथा किस मनोवैज्ञानिक ने इसे आहा अनुभवन कहा? गेस्टाल्टवादी, स्किनर, बैरन, क्रो एंड क्रो। तो गेस्टाल्टवादी ने आहा अनुभवन कहा। अब देखिए, हम लोग तीन अवस्था की बात किए अभी तक। पहला था प्रथम प्रयास, वो हो गया आयोजन की अवस्था। अब है कि प्रयास करने के बाद सफल नहीं हुए, निराश होकर के, निष्क्रिय होकर के अन्य दूसरे कार्य को करने में लग जाना, वो उद्भवन की अवस्था। और तीसरा जो है कि समस्या समाधान के क्रम में व्यक्ति के द्वारा समस्या के संभावित परिणाम प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गिलफोर्ड महोदय ने उसको प्रदीप्ति या प्रबोधन की अवस्था कहा, जबकि गेस्टाल्टवादी महोदय ने इसे आहा अनुभवन कहा है। यह भी प्रश्न आपका भी आई है। ये हम लोग सृजनात्मकता की अवस्था के विषय में हम लोग देख रहे हैं। इससे रिलेटेड अभी और बात को हम लोग को सीखना है। अब है कि समस्या के संभावित परिणाम को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया को किसने सृजनात्मक चिंतन की अंतिम अवस्था यानी कि प्रमाणीकरण कहा है ना? तो समस्या के संभावित परिणाम को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया को किसने सृजनात्मक चिंतन की अंतिम अवस्था, अभी तीन अवस्था हम लोग पढ़े, आयोजन की अवस्था, उद्भवन की अवस्था
प्रबोधन की अवस्था, जिसको आहा अनुभवन कहा गेस्टाल्टवादी महोदय ने, और चौथी अंतिम अवस्था है प्रमाणीकरण। तो ये किसने कहा, गिलफोर्ड, गेस्टाल्टवादी, स्किनर या बैरन? तो ये गिलफोर्ड महोदय ने कहा। अब आइए कि सृजनात्मक चिंतन में वही प्रश्न जो अवस्था से रिलेटेड अभी बातें हो रही थी। तो सृजनात्मक चिंतन में सम्मिलित चरण निम्न में से कौन सा है? आयोजन, उद्भवन, प्रदीप्ति या प्रबोधन, प्रमाणीकरण एवं संशोधन या उपरोक्त सभी? तो ये जवाब होगा सही, उपरोक्त सभी। यानी कि सृजनात्मक चिंतन के जो चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, अवस्था होते हैं, वो देखिए, पहली अवस्था है आयोजन, दूसरी अवस्था है उद्भवन। अभी हम लोग इसको देखे थे कि पहला जो प्रयास किए उसको आयोजन की अवस्था, प्रयास करने के बाद जब विफल हो गए, निराश और निष्क्रिय होकर के दूसरे कामों में लग जाना, बच्चे दूसरे खेलों में लग जाता है, उसको उद्भवन कहते हैं। पहला जो सफलता मिल जाता है उसको प्रदीप्ति या प्रबोधन कहते हैं, आहा अनुभवन गेस्टाल्ट महोदय ने कहा था। इसके बाद प्रमाणीकरण के विषय में भी अभी हम लोग देखे थे। और अगला है संशोधन, यानी कि कितने हो गए इसके चरण? पहला आयोजन, दूसरा उद्भवन, तीसरा प्रदीप्ति या प्रबोधन, चौथा प्रमाणीकरण और पांचवा संशोधन। तो ये इसके 5 चरण हैं, 5 अवस्था हैं सृजनात्मकता के। यानी कि सृजनात्मकता के अंतर्गत जब कोई बच्चा, कोई प्राणी, कोई व्यक्ति किसी भी समस्या का जब समाधान करता है तो वो स्टेप्स वाइज करता है, अवस्था के अनुसार करता है, चरण वाइज करता है, और उसे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया? 5 चरण में विभाजित कर दिया गया। और ये पांचों चरण कौन कौन है? आयोजन, उद्भवन, प्रदीप्ति या प्रबोधन, प्रमाणीकरण और संशोधन। अभी तक हम लोग सबका परिभाषा भी देख लिए कि आखिर आयोजन किसको कहेंगे, उद्भवन किसको कहेंगे, प्रदीप्ति या प्रबोधन किसको कहेंगे और प्रमाणीकरण किसको कहेंगे। एक रह गया संशोधन, उस पर भी अभी बात करते हैं। अब है कि सृजनात्मकता चिंतन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रत्यक्षण कर समस्या समाधान के लिए चिंतन, तर्क वितर्क, प्रयास एवं त्रुटि विधि का सहारा लेता है, लेकिन इसके बावजूद वह समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच पाता है। निम्न में से क्या कहलाता है? समस्या का समाधान तक नहीं पहुंच पाता है, यानी वो असफल हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? यानी कि पहला प्रयास वो आयोजन कहलाता है। पहला प्रयास आयोजन कहलाता है। आगे है कि जब व्यक्ति काफी प्रयास करने के बावजूद अपनी समस्या का समाधान करने में असफल हो जाता है, तो वह या तो शांत एवं निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शांत एवं निष्क्रिय होकर के बैठ जाता है, या फिर किसी अन्य कार्यों में तल्लीन हो जाता है। निम्न में से क्या कहलाता है? उद्भवन की अवस्था, आयोजन की अवस्था, प्रबोधन या प्रमाणीकरण। तो अभी हम लोग इसके विषय में पढ़े थे, देखे थे पिछले प्रश्न में, तो वो उद्भवन कहलाता है। जब प्रयास किए, असफल हो गए, निष्क्रिय होकर के, निराश होकर के लोग बैठ जाता है या फिर दूसरे कार्यों में मगन हो जाता है, उस स्थिति को उद्भवन की अवस्था कहते हैं। खूब प्रयास किए, प्रयास में पहला जो प्रयास किए वो आयोजन कहलाता है।
आगे है कि व्यक्ति द्वारा अपनी समस्या के संभावित परिणाम को प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है, जिसे गेस्टाल्टवादी ने आहा अनुभव कहा है। वो क्या है? प्रदीप्ति या प्रबोधन, प्रमाणीकरण, संशोधन, उद्भवन। तो वो प्रदीप्ति या प्रबोधन कहलाता है। उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिए। अब देखिए कि प्राणी द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके, परिवर्तन शब्द को समझिए, पुनः समस्या समाधान के लिए प्रयास करना निम्न में से क्या कहलाता है? संशोधन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, आयोजन। तो हम लोग आयोजन जान रहे हैं, पहला प्रयास, तो पहला प्रयास तो इसमें है नहीं। प्रबोधन यानी कि मिल जाना फल, तो वो भी इसमें चर्चा नहीं कर रहा है। प्रमाणीकरण अंतिम जो अवस्था है, अंतिम अवस्था की भी बात नहीं हो रही है। तो क्या है? परिवर्तन लाना, यानी संशोधन से रिलेटेड है। आंसर होगा संशोधन। प्राणी द्वारा, व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन यानी संशोधन। शब्द को पकड़िए, तो परिवर्तन लाकर यानी संशोधन लाकर पुनः समस्या समाधान के लिए प्रयास करना संशोधन कहलाता है। आगे है कि सृजनात्मकता को और किन नामों से जाना जाता है? सृजनात्मकता को और क्या क्या नाम है? इसका समानार्थी शब्द क्या क्या है? नवीनता, मौलिकता, रचनात्मकता, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा। अब आइए कि सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं। सृजनात्मकता के तत्व निम्न में से कौन है? प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सृजनात्मकता के जो तत्व हैं वो प्रवाह भी है, लचीलापन भी है, मौलिकता और विस्तारण है ना। कहने का मतलब हुआ कि सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं: प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। आगे है कि निम्न में से किससे तात्पर्य विचारों की खुली अभिव्यक्ति से है? विचारों का खुली अभिव्यक्ति क्या कहलाता है? प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। और हिंट देते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जितना ही अधिक समय तक व्यक्त करने में सफल होते हैं उन्हें उतना ही अधिक धारा प्रवाही माना जाता है। तो प्रवाही शब्द किससे रिलेटेड है? प्रवाह से, है ना। इसका आंसर क्या होगा? प्रवाह होगा। नेताजी आते हैं, मंच पर भाषण देना शुरू कर देते हैं, तो जो जितना धारा प्रवाह जितना ज्यादा देर तक बोलते हैं, सामने सुनने वाले को के लिए वो उतना ही इफेक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग प्रवाह को परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि प्रवाह से तात्पर्य विचारों की खुली अभिव्यक्ति से है। आप अपने विचार को खुले तरीके से लोगों के समक्ष अभिव्यक्त करिए। जो व्यक्त और अभिव्यक्त करने से क्या होता है कि अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जितना ही अधिक समय तक व्यक्त करने में सफल होते हैं उन्हें उतना ही अधिक धारा प्रवाही क्या करता है? माना जाता है ना। आगे है कि समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तरीकों एवं ढंगों को अपनाया जाना क्या कहलाता है?
समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तरीकों एवं ढंगों के अपनाया जाने को क्या कहते हैं? लचीलापन, मौलिकता, प्रवाह, विस्तारण। जिससे यह पता चलता है कि मनुष्य किसी समय का समाधान कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो वो कहलाता है लचीलापन। यानी लचीलापन को इस तरह से परिभाषित किया गया है ना। तो लचीलापन क्या हुआ कि लचीलापन समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तरीकों एवं ढंगों के अपनाए जाने को कहते हैं। जब व्यक्ति समस्या समाधान के क्रम में, ध्यान दीजिएगा कि जब व्यक्ति समस्या समाधान के क्रम में बिल्कुल ही नया, अनोखा, लाजवाब अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, तो व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित किए गए जाने वाले अनूठे व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है? मौलिकता, लचीलापन, प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, प्रवाह के विषय में अभी हम लोग देखे थे। धारा प्रवाह जो जितना अधिक देर तक अपने विचार को अभिव्यक्त करता है। लचीलापन देखे अभी हम लोग, बाएं दाएं आड़े तिरछे अलग अलग तरीका से, अलग अलग विधियों के से, अलग अलग तरीके से सोच से। तो बचा क्या? मौलिकता। अनूठा व्यवहार जहां हो, समझ जाइए किसके बारे में कहा जा रहा है? मौलिकता के विषय में कहा जा रहा है। यानी कि जब व्यक्ति समस्या समाधान के क्रम में बिल्कुल ही नया, अनोखा एवं लाजवाब अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, तो व्यक्ति के द्वारा जो प्रदर्शित किए जाने वाले अनूठे व्यवहार, अनुपम व्यवहार, वो क्या कहलाता है? मौलिकता कहलाता है। अब है अपने विचारों को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करने की जो क्षमता होती है, वो निम्न में से क्या कहलाता है? विस्तारण, मौलिकता, लचीलापन। तो लचीलापन के विषय में देख चुके हैं, मौलिकता के विषय में देख चुके हैं। अब बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना यानी विस्तारण। तो आंसर क्या होगा? विस्तारण। विस्तार पूर्वक अपनी बात को रखना। अभी हम लोग इससे पहले मौलिकता की बात कर रहे थे। अगर आपसे नाम पूछा जाए, बच्चों से अगर हम लोग नाम पूछते हैं, तो वो सिर्फ अपना नाम बताता है, एक्स कुमार, वाई कुमार, जो भी है। लेकिन अगर किसी से उसका परिचय अगर देने के लिए कहा जाता है, तो वो विस्तारण के अंतर्गत आ जाएगा। वो अपना विस्तार पूर्वक अपना परिचय देगा, अपना पिता माता का नाम, जन्मस्थली से लेकर के अपना पूरा इतिहास बता सकता है। तो वो विस्तारण के अंतर्गत आता है, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर की जाती है। आगे है कि एक शिक्षक विद्यालय या कक्ष में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान निम्न में से कौन सा गुण के आधार पर कर सकते हैं? हम सभी एक शिक्षक हैं, और शिक्षक का कर्तव्य क्या है कि विद्यालय में या कक्ष में सृजनात्मक विद्यार्थियों की हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा बच्चा सृजनात्मक है, कौन सा बच्चा है सृजनात्मक, किसमें सृजनात्मकता का गुण है। तो वैसे बच्चों को हम कैसे पहचान करेंगे? कौन सा लक्षण, कौन सी बात अगर देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। आइए उस पर बात करते हैं। इसको पहचानना है इसमें कि सृजनशील विद्यार्थियों के विचार क्या है? विचार, अभिव्यक्ति में मौलिकता, नवीनता, नयापन लिए हुए, अनोखापन पाया जाना। अगर ऐसा हम लोग देखते हैं तो उस बच्चे को सृजनात्मक बच्चे की श्रेणी में रखेंगे। सृजनशील विद्यार्थी जिज्ञासु होता है, उसमें जानने की इच्छा होती है ना,
क्या होती है, जानने की इच्छा होती है, वो ज्यादा ही सजग होता है, ज्यादा ही कॉन्शियस होता है, शिक्षक की बात पर वो ज्यादा ध्यान देता है, अटेंशन पूरा लेता है, वो जागरूक होता है, उत्साही भी होता है और दूरदृष्टि वाले होते हैं। उसका सोच अग्रसोची होता है, आगे की सोच रखता है। विनोद, विनोद का मतलब मनोरंजन, मनोरंजन प्रिय भी होता है। अगर इस तरह का हम लोग देखते हैं कि जो विद्यार्थी जिज्ञासु है, जागरूक है, उत्साही है, दूरदृष्टि वाले हैं और विनोद प्रिय हो, मनोरंजन वाले, तो वो सब क्या है, सृजनात्मक विद्यार्थी के लक्षण है। आगे है कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की अगर क्षमता है, स्वतंत्र निर्णय लेने की अगर क्षमता है, तो समझ जाइए कि वे बच्चे सृजनात्मक हैं। दूसरों का विचार का वो अगर कोई आदर करता है, अगला का सम्मान करता है, तो वह बच्चा सृजनात्मक है। और विचारों में भी लचीलापन है, अपनी बात के साथ साथ दूसरे की भी बात को वो मानता है। ये अगर होगा तो अगला कह रहा है कि नहीं ये नहीं होगा, तो उसकी बात में भी हामी भरता है, उसके भी बात से सहमत अगर हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे कि वो सृजनात्मक बच्चा है, सृजनात्मक विद्यार्थी है। इसलिए आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम लोग प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं और प्रधान शिक्षक की जिम्मेवारी आम शिक्षक से बढ़ने वाली है। तो अपने आप को हम लोगों को एज ए प्रधान शिक्षक की कुर्सी पर बैठे हुए और किस प्रकार से हमें विद्यालय का नेतृत्व करना है, ये दिमाग में रख करके और तब तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कारण कि एक शिक्षक या एक प्रधान शिक्षक की ये जिम्मेवारी होती है कि सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, और सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान हम लोग इन लक्षणों से, इन गुणों के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए चिंतन की बात, कि मानव चिंतन के प्रकार निम्न में से कौन सा है। परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चिंतन का यह भी प्रकार है और यह भी है, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अब है परंपरागत चिंतन। परंपरागत चिंतन निम्न में से किसका मुख्य आधार होता है, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, और इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत चिंतन जो होता है वो बुद्धि का आधार होता है, मुख्य आधार। परंपरागत चिंतन क्या है, जो परंपरा के आधार पर चलते आ रहा है, विशेष उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो परंपरागत चिंतन जो होता है वो मुख्य आधार किसका होता है, बुद्धि का होता है। जबकि अगला जो प्रश्न है कि गैर परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन निम्न में से किसका आधार होता है, तो वो सृजनात्मकता का, बुद्धि का, आदत का, इनमें से कोई नहीं। तो वो सृजनात्मकता का आधार होगा। यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि परंपरागत चिंतन बुद्धि का आधार होता है, जबकि गैर परंपरागत चिंतन नए सोच, नया विचार, नया बुद्धि, नया प्रयोग, नया सिद्धांत, वो हो गया गैर परंपरागत चिंतन, जो कि सृजनात्मकता का आधार होता है। यहां पर चूंकि हम लोग सृजनात्मकता को पढ़ रहे हैं, इसलिए गैर परंपरागत चिंतन ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंपरागत चिंतन से बुद्धि का आधार है वह,
जबकि गैर परंपरागत चिंतन सृजनात्मकता का आधार है। अब देखिए कि बुद्धि में सृजनात्मक व्यवहार की डैश पर जोर दिया जाता है। गति, शुद्धता, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि में सृजनात्मक जो व्यवहार होता है, गति और शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी कि आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। क्या है कि बुद्धि में जो सृजनात्मक व्यवहार की गति कैसी है, शुद्धता कैसी है, इस पर जो है वो जोर दिया जाता है। अब देखिए सृजनात्मकता में किस पर जोर दिया जाता है? अभी हम लोग बुद्धि में देखे थे गति और शुद्धता, तो सृजनात्मकता में किस पर जोर दिया जाता है? नवीनता, मौलिकता, विविधता। नवीनता नयापन, मौलिकता अनूठा और विविधता में अनेकता, अलग अलग तरीके से, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। सृजनात्मकता में नवीनता, मौलिकता और विविधता तीनों पर जोर दिया जाता है। अब है कि सृजनात्मकता विकास हेतु क्या है कि सृजनात्मकता विकास हेतु सृजनात्मकता विकास के लिए तरीके निम्न में से कौन से हैं? सृजनात्मकता के विकास के लिए कौन कौन सा तरीका इसमें से हो सकता है? विचारों की स्वतंत्रता, समस्या समाधान का अनूठा प्रयोग, ज्ञानात्मक योग्यताओं में विकास, चिंतन में लचीलापन एवं आत्मविश्वास। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता विकास के लिए, सृजनात्मकता विकास के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए, खोज करने के लिए, खोजकर्ता बनने के लिए, निर्माण करने के लिए, निर्माणकर्ता बनने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है? तो सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते हमें इस चीज की जानकारी रखना होगा कि बच्चे तभी सृजनात्मक होंगे, बच्चे में सृजनात्मकता का गुण तभी विकास होगा जब हमारे द्वारा उसे विचारों की स्वतंत्रता यानी विचार रखने की आजादी हम उसको देंगे, समस्या समाधान का अनूठा प्रयोग करने देंगे, अजूबा प्रयोग करने की आजादी देंगे, सहमति भरेंगे, ज्ञानात्मक योग्यताओं में विकास, ज्ञान से संबंधित जो योग्यता है उसको विकास करने का अवसर देंगे, चिंतन में लचीलापन कि अगर एक तरह से कोई प्रयास किया वो असफल हो गया तो दूसरे तरह से, दूसरे तरीके से, दूसरे विधि से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। और आत्मविश्वास तो जानते हैं, कोई भी चीज किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ये आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो फिर क्या होगा? ठीक, कहीं आवाज कट न जाए इसलिए चेक कर लिए। तो आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए सृजनात्मकता विकास के लिए ये सारे तरीके जरूरी हैं। सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब देखिए सृजनात्मकता के फैक्टर कौन कौन सा है, कारक कौन कौन सा है? तो क्या है? आदत, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, चिंतन शैली, बुद्धि,
या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए आंसर होगा उपरोक्त सभी, कि सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं। आदत, हैबिट, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, चिंतन का जो शैली है और बुद्धि, ये सब कुछ क्या है? सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए कि चिंतन के प्रकार निम्न में से कौन सा है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन दो प्रकार का होता है, एक अभिसारी चिंतन और एक अपसारी चिंतन। इसलिए आंसर होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। अब आइए कि पारंपरिक चिंतन जो परंपरा के हिसाब से चलते आ रहा है, कुछ नया नहीं सोचना है, जो आगे से सोचा हुआ आ रहा है, जो तरीका से चल रहा है, बस उसी से अगर हम काम कर रहे हैं तो पारंपरिक चिंतन, जिसके द्वारा किसी भी समस्या का समाधान एक उचित एवं निश्चित तरीके से किया जाता है, निम्न में से क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, इनमें से कोई नहीं। तो वो है अभिसारी चिंतन। वो क्या है? अभिसारी चिंतन। लीख लीख गाड़ी चले, लीख ही चले कपूत, ये तीनों बेलीख चले, शायर सिंह सपूत। यहां पर यह बात खूब बढ़िया से फिट करता है कि लीख लीख गाड़ी चले, गाड़ी जिधर से सब जा रहा है उधर से ही आपको ले जाना होगा। अगर आप दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हो सकता है दलदल हो सकता है वो रास्ता सही नहीं हो, तो गाड़ी आपका फंस सकता है। तो लीख लीख गाड़ी चले और लीख ही चले कपूत, वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं है। पिताजी जो कर रहे हैं वही हम करेंगे। वो जैसे अगर गरीबी में जी रहे हैं तो हम भी गरीबी में जिएंगे। वो मजदूरी कर रहे थे तो हम भी मजदूरी करेंगे। अगर हमारे पिताजी शिक्षक हैं तो हम भी शिक्षक ही बन करके रहेंगे। तो ये हो गया पारंपरिक चिंतन के अंतर्गत। लेकिन आगे जो हम लोग देखेंगे अपसारी चिंतन में, ये तीनों बेलीख चले, शायर सिंह सपूत। शायर लिखने वाला अगर एक ही चीज को बार बार लिखे तो सुनवे नहीं करेंगे हम लोग। सिंह जो राजा होता है जंगल का, एक ही रास्ता से बार बार जाएगा तो दुश्मन उस पर अटैक कर जाएगा। और सपूत कि जो पिताजी किए वो हम नहीं करेंगे। हमारा सोच एक अलग होना चाहिए, हमारा चिंतन एक अलग होना चाहिए। हम जो समस्या का समाधान करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे। हमारा दिमाग सृजनशील होगा, हम नए चीज का खोज करने में हमेशा लगे रहेंगे गंभीरता पूर्वक। तो वो जो बात है वो अभिसारी चिंतन है, परंपरा के हिसाब से पारंपरिक चिंतन। आगे है कि किस प्रकार के चिंतन में, आइए कि किस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति अपने गत अनुभव, पिछले अनुभव, कल्पना, साहचर्य इत्यादि का सहारा लेता है और समस्या या विषय के सभी पक्षों का विश्लेषण कर उसका समाधान नवीन तरीके से, नए तरीके से एवं अपूर्व ढंग से करता है। नवीनता के साथ मौलिकता की अभिव्यक्ति होती है। वो कौन सा चिंतन कहलाता है? जैसे अभी शायर का उदाहरण हमने दिया कि शायर अगर एक ही शायरी का बार बार लेखन करे या उसके द्वारा लोगों के सामने अभिव्यक्त किया जाए तो लोग नहीं सुनेंगे। और जब उसमें नवीनता होगा, मौलिकता की अभिव्यक्ति होगी, अलग अलग तरह का जब लोग सुनाता है तो उसमें हम लोग सुनते हैं, यानी वो अपसारी चिंतन हुआ। क्या कहलाएगा? अपसारी चिंतन। गायक ही एक ही गाना, एक ही धुन, एक ही संगीत पर अगर बजाते रहे तो फिर उसका महत्व घट जाता है। तो ये हो गया अपसारी चिंतन।
अपसारी चिंतन में क्या होता है कि अपसारी चिंतन में व्यक्ति अपने गत अनुभव, पिछला अनुभव, कल्पना, साहचर्य इत्यादि का सहारा लेता है और समस्या या विषय के सभी पक्षों का विश्लेषण कर उसका समाधान नवीन एवं अपूर्व ढंग से करता है, जिसमें नवीनता और मौलिकता की अभिव्यक्ति होती है। आगे है कि जिस व्यक्ति का चिंतन स्वरूप अपसारी होता है, क्या होता है? अपसारी होता है, वह व्यक्ति निम्न में से क्या होता है? सृजनात्मक नहीं होता है, सृजनात्मक होता है, या फिर नहीं और हां दोनों, यानी उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वह व्यक्ति सृजनात्मक होगा। अगर अपसारी चिंतन है तो वो सृजनात्मक होगा। अगर अभिसारी है, पुराना ढर्रा पर ही चलने वाला है, कोई ना नया सोच है, ना कुछ नवीनता है उसमें, और जब नवीनता नहीं है तो मौलिकता भी नहीं होगा, लचीलापन भी उसमें नहीं होगा, है ना। तो इस तरह का सोच वाला जो व्यक्ति होता है वो सृजनात्मक नहीं होता है। लेकिन जिसमें अपसारी चिंतन का गुण होता है, नए प्रयोग करने की जिसमें क्षमता होती है, नवीनता और मौलिकता का समावेश जो करता है, तो वो व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले ही हमने कहा कि कितना बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि क्या है? आईक्यू तक सृजनात्मकता तथा बुद्धि लब्धि में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, यानी कि वह व्यक्ति में सृजनात्मकता का गुण होता है। तो वो क्या है? 50 से 100, 70 से 90, 90 से 110, 100 से 120। सही आंसर इसका होगा 100 से 120। अगर IQ 100 से 120 के बीच है तो वह व्यक्ति क्या होगा? सृजनात्मकता तथा बुद्धि लब्धि में धनात्मक सा संबंध पाया जाता है, यानी उसमें सृजनात्मकता का गुण होगा। अब बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करते हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो ये जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि 100 से नीचे और 120 से अगर ऊपर होता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति में सृजनात्मक गुण नहीं पाया जाएगा। अब देखिए कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और इसको गुना कर दीजिए 100 से। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु भी 10 है ना, तो क्या होगा? उसका बुद्धि लब्धि 100 हो जाएगा। और जैसे ही 100 होगा यानी उसमें सृजनात्मकता का गुण है। अब ये बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? तो बुद्धि लब्धि के जनक स्टेन महोदय हैं और ये 1912 में इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लाया गया था। आगे है कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि एवं सृजनात्मकता के संबंधों की व्याख्या के लिए निम्न में से कौन सा विशेष मॉडल तैयार किया था? बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंधों की व्याख्या करने के लिए एक विशेष मॉडल लाया गया और उस मॉडल का क्या नाम था? देहली मॉडल, बुद्धि मॉडल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वो था देहली मॉडल। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। चलिए आगे है
कि किस मॉडल के अनुसार किसी भी सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का न्यूनतम स्तर या देहली, बुद्धि का न्यूनतम स्तर या देहली निश्चित नहीं होता है, बल्कि अलग अलग सृजनात्मक कार्यों के लिए बुद्धि का न्यूनतम स्तर या देहली भिन्न भिन्न होता है। ये किस मॉडल के द्वारा यह बातें कही गई है? बुद्धि मॉडल, देहली मॉडल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये देहली मॉडल में ही इस बात की चर्चा की गई है, इस बात की व्याख्या की गई है, ये बात कही गई है ना, बुद्धि मॉडल के अनुसार ही कि किसी भी सृजनात्मक कार्य के लिए, निर्माणात्मक कार्य के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का न्यूनतम स्तर या देहली निश्चित नहीं होता है, बल्कि अलग अलग सृजनात्मक कार्यों के लिए बुद्धि का जो न्यूनतम स्तर होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास निम्न में से किसने किया था? गिलफोर्ड, मेरी फील्ड, टॉरेंस या फिर पासी? तो ये गिलफोर्ड महोदय ने सृजनात्मकता के मापन के प्रमुख प्रयास किए थे। अब है कि सृजनात्मकता का मापन कैसे करेंगे? तो इसका पहला प्रयास गिलफोर्ड महोदय ने किया था, प्रमुख प्रयास। क्योंकि देखिए, सृजनात्मकता का मापन करना काफी कठिन और मुश्किल कार्य है, जटिल कार्य है, क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ता है। फिर भी गिलफोर्ड महोदय ने प्रयास किया, प्रमुख प्रयास। अब आइए कि गिलफोर्ड तथा मेरी फील्ड ने कॉलेज के छात्रों की सृजनात्मकता मापन करने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट का सृजनात्मकता मापने के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें निम्न में से कौन घटकों या कारकों को सम्मिलित किया गया? क्या क्या है वो? तो समस्या के प्रति संवेदनशीलता एवं विविधता, प्रवाह एवं मौलिकता, विस्तार एवं पुनः परिभाषीकरण। इन सभी घटकों या कारकों को गिलफोर्ड और मेरी फील्ड महोदय ने कॉलेज के छात्रों की सृजनात्मकता मापन के लिए सम्मिलित किया, इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि ई पॉल टॉरेंस के द्वारा तैयार की गई सृजनात्मक चिंतन परीक्षण श्रृंखला में निम्न में से कौन परीक्षण शामिल किए गए हैं? शाब्दिक परीक्षण, आकृति परीक्षण, उपरोक्त दोनों। तो देखिए, ई पॉल टॉरेंस के द्वारा शाब्दिक परीक्षण और आकृति परीक्षण दोनों को शामिल किया गया। शाब्दिक परीक्षण में शब्दों को के आधार पर परीक्षण किया गया, जबकि आकृति परीक्षण में चित्र आकृति के द्वारा परीक्षण का कार्य किया गया। अब है कि टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन के परीक्षण श्रृंखला में कौन कार्य सम्मिलित किए गए हैं? किसी चित्र के संबंध में अधिकाधिक प्रश्न करना, किसी खिलौने में सुधार के लिए परिवर्तन सुझाना, किसी सामान्य वस्तु के अधिकाधिक प्रयोग बताना, या फिर किसी दी गई वक्री रेखा के चारों ओर चित्र बनाना तथा चित्र का शीर्षक देना, है ना। इस तरह से परीक्षण श्रृंखला में इन सारी बातों को सम्मिलित किया गया, सारे कार्यों को शामिल किया गया टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन के परीक्षण श्रृंखला में। इसलिए सही जो जवाब होगा वो उपरोक्त सभी होगा। टॉरेंस महोदय ने क्या किया? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कोई भी चित्र दे दिया गया और उस चित्र के विषय में
अधिकाधिक प्रश्न करने के माध्यम से परीक्षण किया कि ये चित्र अगर गाय का है तो देखो जी गाय को कितना कान है, कितना सींग है, कितना आंख है, कितना पैर है, कितना पूंछ है, क्या ये चौपाया है। इस तरह से उससे अधिकाधिक प्रश्न किया जाता है। किसी खिलौने में सुधार के लिए परिवर्तन सुझाना कि इसमें यह सुधार हो जाए, खिलौना में तो और आकर्षक लगेगा। या फिर किसी सामान्य वस्तु के अधिकाधिक प्रयोग को बताना, या फिर किसी दी गई वक्री रेखा के चारों ओर, ये वक्री रेखा के चारों ओर कोई चित्र बनाना तथा चित्र का शीर्षक देना। इस तरह से क्या किया जाता है, सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण श्रृंखला तैयार किया जाता है और बच्चों के सृजनात्मक गुण का मापन किया जाता है। आगे है कि बीके पासी के द्वारा 1972 में स्कूल वालों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए निर्मित परीक्षण में कौन सा उप परीक्षण को सम्मिलित किया गया है। समस्या जांच परीक्षण, कोई भी समस्या दे दी है उसको करके वो दिखाएगा। असामान्य उपयोग परीक्षण, परिणाम परीक्षण, रचनात्मक योग्यता परीक्षण, वर्ग पहेली परीक्षण तथा ब्लॉक परीक्षण। तो बीके पासी के द्वारा जो 1972 में प्रतिपादित स्कूल वालों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इतना सारा जो उप परीक्षण है, उस परीक्षण को उप परीक्षण को सम्मिलित किया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि बाकर मेहदी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने भी सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण श्रृंखला तैयार किया था। तो उसमें कौन परीक्षण को शामिल किया गया? शाब्दिक परीक्षण, चित्रों के द्वारा परीक्षण जिसको कि अशाब्दिक परीक्षण कहते हैं, उसमें शब्द नहीं होते हैं, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों। बाकर मेहदी के द्वारा सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण जो है वो शाब्दिक परीक्षण भी किया गया, शब्दों के द्वारा कुछ उसके बारे में पूछा गया, वो शब्द में जवाब देता है। फिर चित्रों के द्वारा जिसको अशाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं, उसमें चित्र के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। यानी कि इन दोनों को शामिल बाकर मेहदी के द्वारा किया गया था। अब देखिए कि बाकर मेहदी का शाब्दिक परीक्षण में कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं, है ना। अब है यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अगर विद्यालय या मकान चलना प्रारंभ कर दे तो क्या होगा, इस तरह का सवाल उससे कर सकते हैं कि इस मकान में अगर चक्का लग जाए तो फिर ये मकान क्या होगा। वस्तुओं के नए नए प्रयोग के माध्यम से, नए संबंधों का पता लगा करके, या फिर वस्तुओं को मनोरंजक बना करके भी जो है वो शाब्दिक परीक्षण बाकर मेहदी महोदय ने करने का प्रयास सुझाया। इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है कि बाकर मेहदी के शाब्दिक परीक्षण शब्दों के द्वारा सृजनात्मकता के कौन से कारकों का मापन होता है। प्रवाह, विविधता, मौलिकता, उपरोक्त सभी। तो बाकर मेहदी के जो शाब्दिक परीक्षण है, इसके द्वारा सृजनात्मकता के प्रवाह का मापन होता है कि बच्चों में प्रवाह, धारा प्रवाह बोलने की क्षमता है कि नहीं है, विविधता यानी उसमें अनेकता है कि नहीं, मौलिकता, अनुरूपता, अनूठापन है कि नहीं,
इन सारी चीजों की जानकारी या मापन किया जाता है, इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अब है हम शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि सृजनात्मक व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। सृजनात्मकता का गुण विकास करना एक शिक्षक का जिम्मेवारी होता है, एक अभिभावक का जवाबदेही होता है। तो यहां पर उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि सृजनात्मक विकास में अभिभावकों और शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों में सृजनात्मक गुण, रचनात्मक गुण विकास कर जाए, वो समस्या का समाधान करने के लायक हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या करना है? तो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना हम शिक्षक का, हम गार्जियन का ये बहुत बड़ा कहिए जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का हमें निर्वहन करना चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार को अभिव्यक्त करने की आजादी देनी चाहिए। वह अगर कुछ रख रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हमें सुनना चाहिए, उसे आजादी देना चाहिए। इस तरह का भावनात्मक हम शिक्षक बच्चों से संबंध बना लें कि वह कोई भी बात बोलने में कोई झिझक ना हो, कोई डर ना हो। इसलिए स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। दूसरा है झिझक एवं डर को दूर करना। हम शिक्षक वर्ग कक्ष या विद्यालय में ये अगर देख लें कि बच्चे में कोई झिझक है, कोई डर है, वह संकोच है जिसके वजह से वह कोई बात को नहीं रख पा रहा है, तो उसको भी दूर करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। सृजनात्मक अवसर के लिए उचित अवसर, यानी कि कोई भी अगर वह समस्या का समाधान करता है तो उसको समाधान करने का अवसर मुहैया कराना चाहिए और वातावरण भी उस तरह का प्रदान करना चाहिए ताकि वह समस्या का समाधान करने के लिए, निर्माण करने के लिए खोजकर्ता के रूप में अपने आप को तैयार बच्चा कर सके। मौलिक एवं लचीले चिंतन, अनूठा, नया और लचीला, एक तरह से कोई काम किया, अगर वह असफल हो गया तो हम लोगों को उसको डांटना नहीं चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रशंसित करना चाहिए और दूसरे विधि, दूसरे नियम, दूसरे तरीके से करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। ये तो बहुत ही सारगर्भित शब्द है कि उसमें किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, यानी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर होगा। इसका इस तरह की का वातावरण, इस तरह की सुविधा, इस तरह की व्यवस्था एक शिक्षक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होता है कि बच्चों में ये जो अभी हम लोग जो भी बातें देख रहे हैं, इन बातों को बच्चों के समक्ष उपलब्ध करवाना, यानी कि सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगर हम लोग स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करते हैं, बच्चों में जो झिझक है और डर है उसको अगर दूर करते हैं, सृजनात्मक अवसर के लिए उचित अवसर प्रदान करते हैं और उचित वातावरण अगर प्रदान करते हैं, इसके साथ साथ मौलिक एवं लचीले चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित अगर करते हैं, तो बच्चे में सृजनात्मक गुण का विकास अवश्य होगा। आगे है कि बच्चे में सृजनात्मकता का गुण आवे तो उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए ताकि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो, सीखने का ललक उत्पन्न हो। कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए?
और क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न हो, इसलिए कि जिज्ञासा ही सृजनात्मकता का क्या है, प्रमुख द्वार है। बच्चे में अगर निराशा हो जाएगा, वो पाठ्यक्रम से दूर हो जाएगा, तो फिर उसमें सृजनात्मकता का गुण विकास नहीं करेगा। इसलिए हमें कैसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, और वह विद्यालय शिक्षक का ये परम कर्तव्य है कि पाठ्यक्रम ऐसा हम बनावें कि बच्चा हमारा जिज्ञासु हो, बच्चे में सृजनात्मक गुण का विकास हो, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित हो। पाठ्यक्रम में तथ्यों के अलावा काल्पनिक विचारों का समावेश हो। क्या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में तथ्यों के अलावा काल्पनिक विचारों का भी समावेश होना चाहिए, ताकि बच्चे जिज्ञासु बने, बच्चे की जिज्ञासा उत्पन्न हो। क्योंकि जिज्ञासा ही क्या है, सृजनात्मकता का मुख्य द्वार है, प्रमुख द्वार है। हमेशा हम लोगों को विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आवश्यक है, और जो आवश्यक है उसकी आवश्यकता को पूर्ति करना हम शिक्षकों का कर्तव्य है। कि विद्यालय का कैसा माहौल हो, कक्ष का कैसा माहौल हो, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए उन्मुक्त वातावरण हो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के विद्यार्थियों को इस धारणा पर काम करने देना चाहिए। इसको उड़ने दीजिए, कितना ऊंचा तक वह उड़ेगा। उचित सामग्री उपलब्ध कराना, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि उपरोक्त सभी, है ना। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है, जरूरी है उन्मुक्त वातावरण, उचित सामग्री, पर्याप्त अवसर, है ना। इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।